गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एएस स्टडी 61 पर। हम लोग जो है कि अपने इस सीटेट की स्पेशल क्लास में जो है कि अधिगम को सिद्धांत से संबंधित चीज़ों को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है कि थांडाइक के सिद्धांत को जो है कि पढ़ा था, जो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, सीटेट की दृष्टि से लंबा हो गया था। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग जो है कि देख लेते हैं पावलोव के सिद्धांत के। पावलोव का सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जो सीटेट की दृष्टि से केवल एक नज़र हम लोग ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। पावलोव के सिद्धांत का नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? इवान पी पावलोव ने। इवान पी यानी इवान पेट्रोविच पावलोव। इनके सिद्धांत का जो है कि और भी नामों से जाना जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से हम लोग और भी नामों से जानते हैं। क्लासिकल थ्योरी या क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव। परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए इनके सिद्धांत में है क्या कि इवान पी पावलोव ने जो है कि एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। वो भी यह जो है कि कुत्ते पर प्रयोग किए थे, वह पाचन क्रिया के दौरान ये जो है कि शोध कर रहे थे। तो इसी शोध के दौरान इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया और कुत्ते पर प्रयोग करने के आधार पर ये इवान पी पावलोव पहले मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जिन्हें मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में जो है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक इवान पी पावलोव, जो 1904 में अपना सिद्धांत दिया था। इन्होंने सिद्धांत में दिया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था कि एक जो है कि कुत्ता होता है, एक जो है कि इस तरह से जो है कि इस तरह से एक जो है कि कुत्ता होता है, इस तरह से एक कुत्ता होता है और इस कुत्ते के जो है कि गले में इस तरह से रस्सी बांध देते हैं। ऑपरेशन करके जो है कि इसके गले में ऑपरेशन करके एक नली लगा देते हैं और इस तरह से एक जो है कि बोतल रख देते हैं ताकि कुत्ता जो है कि कुत्ते का जो लार स्राव जो है कि इस बोतल में जो है कि इस बोतल में जो है कि एकत्रित होता है। और यह जो है कि यह देखते हैं कि कुत्ते का लार जो है कि इस बोतल में एकत्रित होता है। मतलब कि पाचन क्रिया के दौरान जो है कि इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था कि एक कुत्ते में जो लार की प्रक्रिया होती है वह स्वाभाविक रूप से होती है और स्वाभाविक रूप से होती है, लेकिन कुत्ते के समक्ष जब भोजन प्रस्तुत कर देने पर वह लार की प्रक्रिया क्या हो जाती थी? बढ़ जाती थी। तो किस तरह से लार की प्रक्रिया बढ़ जाती थी और किस तरह से इस कुत्ते के समक्ष घंटी बजाने पर जो है कि फिर भोजन रखने पर फिर इसके बाद जो है कि उसके लार स्राव की प्रक्रिया होती थी, इनको हम लोग देख लेते हैं। ये करते क्या थे कि कुत्ते के समक्ष जो है कि पहले भोजन रखते थे। ये कुत्ते को इस तरह से बांध रखा था, कुत्ते के समक्ष ये पहले क्या रखते थे? भोजन रखते थे। यानी कि पहले हम लोग देख रहे हैं कि पहले जो है कि कुत्ते के समक्ष उद्दीपक के अनुसार उद्दीपक के रूप में भोजन रखते थे। इसके बाद अनुक्रिया के रूप में ये देखते थे कि कुत्ते को गले से या कुत्ते के मुंह से जो है कि अनुक्रिया के रूप में क्या होता था? लार स्राव की प्रक्रिया होती थी। यानी कि जब कुत्ते के समक्ष भोजन रखते थे तो उसके जो है कि समक्ष जो है उन्होंने देखा कि कुत्ते के मुंह से लार की प्रक्रिया होती थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यह लार का होना स्वाभाविक था अकॉर्डिंग पावलोव के। तो ये कहते थे कि भोजन भी एक प्रकार का स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक उद्दीपक है।
भोजन भी एक प्रकार का स्वाभाविक उद्दीपक है जिसको देखकर कुत्ते में जो है कि स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि स्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर, स्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर कौन सी अनुक्रिया होती है? स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। इसी को इन्होंने अंग्रेजी में बताया, इसी स्वाभाविक उद्दीपक को इंग्लिश में बताया UCS, अनकंडीशनल स्टिमुलस। इसके बाद इस अनुक्रिया को बताया UCR, अनकंडीशनल रिस्पांस, अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पांस। इसका मतलब ये हुआ कि अनकंडीशनल मतलब अनअनुबंधित, इसको हम हिंदी में कहते हैं अनकंडीशनल को अनअनुबंधित, अनुबंधित, अनकंडीशनल को हम अनअनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। स्टिमुलस मतलब उद्दीपक। इसका मतलब ये हुआ कि अनुबंधित जो बंधा हुआ नहीं है, अनअनुबंधित कहिए या अअनुबंधित कहिए, जो बंधा हुआ नहीं है, क्या? उद्दीपक। जो बंधा हुआ उद्दीपक नहीं है वह उद्दीपक कैसा है? स्वाभाविक है। वह उद्दीपक कैसा है? प्राकृतिक है। उसी तरह अनकंडीशनल रिस्पांस को इन्होंने बताया अनअनुबंधित, अनुबंधित अनुक्रिया, अनअनुबंधित अनुक्रिया। कहने का मतलब ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का यह मानना था कि जिस प्रकार का उद्दीपक होता है उसी प्रकार की अनुक्रिया होती है। तो जब स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत होगा तो अनुक्रिया भी कैसी होगी? स्वाभाविक होगी। जब अनअनुबंधित उद्दीपक होगा तो अनुक्रिया भी कैसी होगी? अनअनुबंधित अनुक्रिया होगी। यह जो है कि पावलोव की जो कि प्रथम प्रक्रिया थी, उनके प्रयोग में यह प्रथम प्रक्रिया थी कि पहले भोजन देते थे फिर लार स्राव आता था। इसके बाद दूसरी प्रक्रिया में उन्होंने भोजन से पहले कुत्ते के समक्ष घंटी बजाना शुरू किया। कुत्ते के समक्ष घंटी बजाना शुरू किया, मतलब घंटी बजाने का काम करते थे, घंटी बजती थी। इसके बाद जो है कि वो क्या करते थे? भोजन देते थे। तब इसके बाद कुत्ते के मुंह से क्या आता था? लार की प्रक्रिया शुरू होती थी, यानी कि लार स्राव की प्रक्रिया शुरू होती थी। यानी कि पहले घंटी बजती थी, फिर उसके समक्ष भोजन रखते थे, फिर इसके बाद लार स्राव की प्रक्रिया शुरू होती थी। और यह प्रक्रिया कई दिन कई बार तक चली कि पहले घंटी बजना, फिर भोजन देना, फिर लार आना, घंटी बजना, भोजन देना, लार आना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भोजन तो UCS, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, UCS अनकंडीशनल स्टिमुलस है, यानी अनअनुबंधित उद्दीपक है। लेकिन घंटी कौन सा उद्दीपक है? घंटी जो है कि अनअनुबंधित, बंधा हुआ नहीं, ये कृत्रिम उद्दीपक है। कृत्रिम उद्दीपक है तो उन्होंने इसको जो है कि CS बता दिया। उन्होंने इसको क्या बता दिया? CS बता दिया। लेकिन वह घंटी की आवाज़ सुन के उसकी अनुक्रिया यानी कि लार की प्रक्रिया नहीं हो रही है। उसके लार की प्रक्रिया किसके आधार पर हो रही है? भोजन को देख करके हो रही है। तो जब भोजन को देखकर हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार का उद्दीपक होता है उसी प्रकार की अनुक्रिया होती है। तो इसका मतलब भोजन को देख करके उसके लार स्राव की प्रक्रिया हो रही है। तो हम लिख सकते हैं यह UCS को देख करके अनुक्रिया हो रही है, तो UCR भी क्या होगी? अनुक्रिया होगी। यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस के आधार पर UCR अनकंडीशनल रिस्पांस की प्रक्रिया होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये घंटी है, घंटी हमारा कौन सा उद्दीपक हो जाता है? ये हमारा कृत्रिम उद्दीपक हो जाता है। हम इसको लिख सकते हैं कि उन्होंने कृत्रिम उद्दीपक बजाया। देखिए, घंटी की जगह जो है कि और भी चीज़ें बजा सकते थे, थाली बजा सकते थे, कुछ भी बजा सकते थे, ताली बजा सकते थे, कुछ भी बजा सकते थे, लेकिन है चीज़ें क्या? कृत्रिम ही है। तो कृत्रिम उद्दीपक हम लोग इसको कह देते हैं, कृत्रिम उद्दीपक, है ना? कृत्रिम उद्दीपक। और ये कौन सा है? प्राकृतिक उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक है। यानी कि हम इसे प्राकृतिक उद्दीपक या स्वाभाविक उद्दीपक भी कह सकते हैं। प्राकृतिक उद्दीपक या स्वाभाविक उद्दीपक भी कह सकते हैं, उद्दीपक भी कह सकते हैं। लेकिन उसकी अनुक्रिया किसके आधार पर हुई थी? प्राकृतिक उद्दीपक के आधार पर हुई थी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कुत्ते की
लार स्राव की प्रक्रिया यानी अनुक्रिया जो है कि प्राकृतिक अनुक्रिया होती है, यानी कि भोजन को देख करके कुत्ते के मुंह से लार आना एक ऐसी अनुक्रिया है, प्राकृतिक अनुक्रिया है, यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया है। अनुक्रिया आज सिंपल सी बात है, यदि आपके समक्ष आपके मनपसंद भोजन को प्रस्तुत किया जाए तो स्वाभाविक है कि आपके मुंह से लार आना शुरू कर देंगे। जैसे मैं नाम लूँ रसमलाई, रसमलाई, पानी पूरी, छोले भटूरे, तो आपके भी मुंह में जो है कि पानी आ रहे होंगे, मतलब लार की प्रक्रिया आ रही होगी। तो मतलब ऐसा स्वाभाविक है कि स्वादिष्ट भोजन या भोजन जो व्यक्ति के स्वादिष्ट भोजन है, जब उसकी गंध उसके नाक तक आती है तो स्वाभाविक है कि लार स्राव की प्रक्रिया होना प्रारंभ हो जाता है। ये प्राकृतिक है। तो इसी को जो है कि कुत्ते में जो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो यह कई बार किए, यह जो है कि प्रयोग पावलोव ने कई बार किए, लेकिन इसके बाद यह प्रयोग करने के बाद अब कुत्ता सीख लिया था कि जब घंटी बजेगी तब हमें क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। जब घंटी बजेगी तब हमें भोजन मिलेगा, तब उसकी लार स्राव प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। यानी कि जब घंटी बजती थी तभी जो है कि उसके मुंह से लार स्राव की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। इसका मतलब ये हुआ तीसरे नंबर पर पावलोव ने जो है कि इसी प्रयोग में तीसरे नंबर पर केवल घंटी बजाई और भोजन प्रस्तुत नहीं किया। घंटी बजाई, भोजन प्रस्तुत नहीं किया, तो इस घंटी के बजते ही कुत्ते के मुंह से लार स्राव की प्रक्रिया होने लगी, यानी कि लार के रूप में अनुक्रिया होने लगी, अनुक्रिया होने लगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब कुत्ते का जो अनुबंधन था भोजन के अलावा घंटी से जुड़ चुका था, घंटी से उसका अनुबंधन जुड़ चुका था। तो भी पावलोव को अनुबंधन का जनक माना जाता है, अनुबंधन का पिता माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्राथमिक उद्दीपक के अलावा द्वितीयक उद्दीपक को प्रस्तुत करके कुत्ते के मुंह से लार स्राव प्रक्रिया, यानी कि प्राथमिक उद्दीपक के समक्ष, प्राथमिक उद्दीपक से पहले द्वितीयक उद्दीपक को रख करके कुत्ते में जो है कि एक प्रकार की अनुक्रिया कराई। इसीलिए पावलोव को अनुबंधन का पिता कहा जाता है। खैर ये सब कंटेंट की बात है, हम लोग पाठ्यक्रम के आधार पर देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पावलोव ने ये बताया कि ये जो घंटी है, यह घंटी हमारा कृत्रिम उद्दीपक है। ये जो घंटी है, घंटी हमारा कैसा उद्दीपक है, कृत्रिम उद्दीपक है। जब कृत्रिम उद्दीपक है तो जिस प्रकार का उद्दीपक होगा उसी प्रकार की क्या होगी, अनुक्रिया होगी। तो थर्ड में उन्होंने देखा कि कृत्रिम उद्दीपक प्रस्तुत करने के बाद भी कुत्ते के मुंह से लार आ रहा है, इसका मतलब कृत्रिम अनुक्रिया हो रही है। यानी कि उन्होंने अनुबंधन जो है कि घंटी से जोड़ दिया कि अब घंटी बजने पर कुत्ते के मुंह से लार की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अब इसी सिद्धांत की हम लोग शर्तें देख लेते हैं। ये तो सिद्धांत के केवल नियम थे, ये तो केवल सिद्धांत के नियम थे। ध्यान रहे हम लोग सीटेट के आधार पर पढ़ रहे हैं, अभी यूपी टेट के कंटेंट के आधार पर पढ़ते। मैं इसी को बेहतर तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, जो है कि केवल हमें जो है कि एक नज़र ध्यान में रखते। देखिए गुमराह नहीं होएगा, केवल सिद्धांत नहीं पूछता है, सिद्धांत के इस तरह के चरण सीटेट में नहीं पूछता है। और यह सीटेट की आपकी स्पेशल क्लास है, सीटेट की आपकी स्पेशल क्लास है। यदि यही यूपी टेट की होगी या सुपर टेट की होगी तो इन्हीं चीज़ों को हम बेहतर ढंग से और प्रत्येक के उपनाम लिखते हुए और इन उपनामों को जो है कि किस प्रकार से संबोधित किया जाता है, इस सभी का व्याख्यान करते हुए हम आपको बताएंगे। बस जुड़े रहिएगा आप हमारे चैनल एस स्टडी 61 पर। तो हम लोग देख लेते हैं अनुबंधन की शर्तें। अनुबंधन की शर्तें क्या है, यानी कि ये जो सिद्धांत है हम लिख सकते हैं सिद्धांत की शर्तें, सिद्धांत की शर्तें। इसका मतलब इस प्रयोग के आधार पर, इस प्रयोग के आधार पर पावलोव ने शर्त रखी थी। मतलब इसकी क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि जो उद्दीपक हो, उद्दीपक ऐसा हो जो बालक को प्रभावित करे, यानी कि व्यक्ति को प्रभावित करे, अनुक्रिया होने के लिए प्रभावित करे। यहाँ पर उन्होंने शर्त रखा कि उद्दीपक इस प्रकार से हो, उद्दीपक इस प्रकार से हो, उद्दीपक इस प्रकार से हो जो अनुक्रिया को प्रभावित करे, अनुक्रिया को प्रभावित करे।
कहने का मतलब ये हुआ कि उद्दीपक ऐसे रखे जाए जो व्यक्ति क्रिया करने के लिए क्या कहो प्रभावित हो। जैसे कुत्ते के समक्ष भोजन रखा गया, उसके मुंह से गार आना शुरू हो गया। यानी कि इसके बाद उन्होंने कहा कि यूसीएस जो है यूसीएस सीएस से मजबूत होना चाहिए। यानी कि यूसीएस सीएस से मजबूत होना चाहिए या उत्तेजना व्यक्त करने वाला होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राथमिक उद्दीपक है वह द्वितीयक उद्दीपक से क्या होना चाहिए मजबूत होना चाहिए। पहले कुत्ते ने घंटी को देखकर उसके मुंह से गार आना नहीं शुरू हुआ, वह भोजन को देख करके गार आना शुरू किया, लेकिन वह घंटी बजाते थे फिर भोजन देते थे, इसलिए उसका अनुबंधन जुड़ गया। और नहीं तो घंटी के अलावा अगर कोई साइकिल का घंटी बजाता, कोई बर्फ बेचने वाला घंटी बजाता, तो क्या उससे अनुबंधन जुड़ पाता? नहीं जुड़ पाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुख्य उद्दीपक को रखने के बाद द्वितीयक उद्दीपक से इस प्रकार का अनुबंधन जोड़ दिया था। तभी हम लिख सकते हैं कि प्राथमिक उद्दीपक द्वितीयक उद्दीपक से मजबूत होने चाहिए। प्राथमिक उद्दीपक द्वितीयक उद्दीपक से क्या होने चाहिए? मजबूत होने चाहिए। द्वितीयक उद्दीपक से मजबूत होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। एक बात। दूसरी बात, मजबूत होने चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो यूसीएस और सीएस प्रस्तुत होते हैं उनका समय अंतराल निश्चित होना चाहिए। कहने का मतलब जो यूसीएस और सीएस जो ये प्रस्तुत किए जाते हैं एक साथ, इनके बीच का जो अंतराल होना चाहिए वो निश्चित होना चाहिए। यानी कि प्राथमिक उद्दीपक और द्वितीयक उद्दीपक जब प्रस्तुत किए जाए तो इनका एक निश्चित समय होना चाहिए। पावलोव ने घंटी बजाने के उपरांत 5 से 6 मिनट तक 4 से 5 मिनट के बाद जो है कि वो भोजन क्या करते, मिनट कह रहे सेकेंड के बाद जो है कि 4 से 5 सेकेंड के बाद भोजन प्रस्तुत कर देते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पावलोव घंटी बजाने के बाद कभी भोजन 1 घंटा बाद देते, फिर घंटी के बजाने के बाद कभी भोजन 5 मिनट के बाद देते, फिर घंटी बजाने के बाद कभी भोजन 4 दिन के बाद देते, फिर घंटी बजाने के बाद कभी भोजन 20 मिनट के बाद देते, तो क्या कुत्ते का अनुबंधन जुड़ पाता? नहीं जुड़ पाता। तो इसीलिए पावलोव कहते हैं कि जब कभी मुख्य उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए और द्वितीयक उद्दीपक प्रस्तुत किए जाए तो इन दोनों के बीच का जो समय का अंतराल हो वह एक निश्चित रूप में होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं, इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि यूसीएस और सीएस के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। समय अंतराल निश्चित होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, प्राथमिक उद्दीपक ऐसे हों जो उत्तेजना व्यक्त करें। एक बात। दूसरी बात, किसी प्रकार का बाहरी अवरोध न हो। किसी प्रकार का बाहरी अवरोध न हो। बाहरी अवरोध का मतलब किसी प्रकार कोई बाहरी बाधा न हो, अवरोध न हो, बाहरी बाधा न हो। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस वक्त पावलोव घंटी बजाते थे, भोजन रखते थे, उस वक्त किसी बाहरी घंटी कोई न बजे, बाहरी कोई ध्वनि न बजे। बाहरी ध्वनि बजी जैसे ही पावलोव घंटी बजाते थे, फिर इसके बाद जो है कि भोजन देते थे। अगर उसी समय कोई साइकिल की घंटी बजा दिया, कोई उसी समय अपना गाड़ी का हॉर्न बजा दिया, कोई उसी समय जो है कि बर्फ बेचने वाला कुछ जो है कि इस तरह से जो है कि बजा दिया, तो कुत्ता क्या हो जाएगा? भ्रमित हो जाता। कुत्ता भ्रमित हो जाता कि किस घंटी के बाद हमें भोजन मिलेगा। तो इसी को ये लिखते हैं कि किसी प्रकार का बाहरी अवरोध न हो। इन शर्तों को समझिएगा, हम लोग इसी शर्त के आधार पर शिक्षण को जोड़ेंगे। बस मेन हमको शिक्षण पढ़ना है। आप स्क्रीनशॉट करिए, आप लिखते चलिएगा, चीज़ों को सुन कर आप लिखते चलिएगा, आपके ध्यान में बैठ जाएगी। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि इस शर्तों में और क्या क्या है। देख लेते हैं कि इस शर्तों में और क्या क्या है। देखिए, पावलोव ने जो है कि इसमें जो है कि घंटी बजाने का प्रयोग किया था। तो इसका मतलब जो है कि
वह एक ध्वनि का प्रयोग किए थे, इसलिए इसे क्लासिकल थ्योरी के नाम से जाना जाता है, क्लासिकल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो है कि इन शर्तों में उनके जो है कि कुछ प्रमुख तत्व जो है कि रखे गए, जो कि पावलोव जिसका जिक्र अत्यधिक करते हैं। जैसे वो करते हैं उत्तेजना, पहले नंबर पर बताते हैं उत्तेजना, कि अनुबंधन जोड़ते वक्त प्राणी में क्या होनी चाहिए, उत्तेजना होनी चाहिए, उत्तेजना होनी चाहिए। यानी कि अनुबंधन के दौरान, अधिगम के दौरान जब अनुबंधन जोड़ा जाए प्राथमिक और द्वितीयक उद्दीपक में, तो प्राणी में क्या होनी चाहिए, उत्तेजना होनी चाहिए। अधिगम के दौरान प्राणी में क्या हो, उत्तेजना हो। उत्तेजना का मतलब हम अभिप्रेरणा में पढ़ा रखे हैं, प्रेरक एक प्रकार का तनाव इस तरह से जागृत हो कि व्यक्ति या बालक उस कार्य को करने के लिए बाध्य हो जाए, न करते हुए भी करे, उत्तेजना व्यक्त करे, है ना। दूसरी बात कि समय अंतराल का ध्यान रखा जाए, समय अंतराल का क्या किया जाए, ध्यान रखा जाए। कभी भी अगर अनुबंधन का प्राथमिक या द्वितीयक रूप से जोड़ा जाए तो उस समय अंतराल का क्या किया जाए, ध्यान रखा जाए, समय अंतराल का ध्यान रखा जाए। एक बात। दूसरी बात, इसी में बताते हैं कि इसी अनुबंधन के नियम बताते हैं कि अगर ऐसा न होने पर प्राणी में विलोपन की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। विलोपन क्या बताते हैं कि बार बार प्राणी के समक्ष द्वितीयक उद्दीपक प्रस्तुत किए जाए तो प्राणी में उत्तेजना धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। कहने का मतलब तीसरे नंबर पर जो है कि पावलोव ने केवल घंटी बजाई और उसे भोजन नहीं दिया, कुत्ते के मुंह से गार आना प्रारंभ हो गया। अगर इसी तरह पावलोव कई बार करते रहें कि घंटी बजाए और भोजन न दें तो कुत्ते में जार की प्रक्रिया बढ़ेगी कि घटेगी, घटती जाएगी। धीरे धीरे यह प्रक्रिया क्या होगी, घटती जाएगी। वो भी समझ जाएगा कि ये खाली घंटियाँ बजा रहे हैं महाराज, भोजन नहीं देंगे। तो जब भोजन नहीं देंगे तो धीरे धीरे यह अनुक्रिया की प्रक्रिया धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं विलोपन की प्रक्रिया। विलोपन की प्रक्रिया बताते हैं, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि कृत्रिम उद्दीपक उतने ही प्रस्तुत किए जाएं जितनी आवश्यकता है। कृत्रिम उद्दीपक उतने ही प्रस्तुत किए जाएं जितनी क्या हो, आवश्यकता हो। नहीं तो प्राणी में क्या हो जाता है, प्राणी में विलोपन हो जाता है। विलोपन हो जाता है। तो इस तरह से हो जाता है। इसके बाद इसका पुनः स्वतः लाभ मिलता है। यानी कि हम लिख सकते हैं, अगले पॉइंट में उन्होंने बताया कि स्वतः पुनर्लाभ भी इसका मिलता है। पुनर्लाभ, इसका मतलब ये हुआ कि स्वतः पुनर्लाभ का मतलब ये हुआ कि अगर जिस प्रकार विलोपन की प्रक्रिया खत्म हो गई, मान लीजिए कुत्ते के समक्ष पावलोव ने बार बार घंटी बजाने के उपरांत जो है कि कुत्ता समझ गया भोजन नहीं मिलेगा, वो अभी जार और अपना गिराना बंद कर दिया। अब पावलोव भी कहें कि मैं भी परेशान हो गया हूँ, अब क्या है कि इसके समक्ष जो है कि घंटी बजाना बंद कर देते हैं। कुत्ता को खोल दिए। कुत्ता एक दिन जो है कि घूमते घूमते चला गया स्टेशन चला गया, चाहे मंदिर चला गया, वहाँ बजी गई घंटी। अब कुत्ता समझता कि अरे ये तो यहाँ घंटी बज रही, हो न हो यहाँ पर भोजन मिलेगा। उसी को ये कहते हैं स्वतः पुनर्लाभ। यानी कि द्वितीयक उद्दीपक ऐसे हों कि प्राणी के समक्ष अगर उसी तरह कभी उद्दीपक प्रस्तुत हो जाए तो पुनः उसी प्रकार की अनुक्रिया होने लगे, उसी को कहते हैं स्वतः पुनर्लाभ। व्यक्ति उसका लाभ उठाना प्रारंभ करता है। ध्यान रहे, शिक्षण में हम लोग जोड़ेंगे। इसके बाद कहते हैं सामान्यीकरण उद्दीपक। यानी कि सामान्यीकरण उद्दीपक को हम लोग कह सकते हैं मिलते जुलते उद्दीपक।
उद्दीपक, मिलते जुलते उद्दीपक। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि कुत्ता मंदिर चला जा, घंटी चला जा, अरे स्टेशन चला जा, उसी प्रकार की यदि घंटी बजे तो कुत्ता समझ जाएगा कि हो न हो सकता है पावलो वाली ही घंटी बज रही हो, यहाँ पर उद्दीपक हमें क्या होगा, प्रस्तुत होगा, यानी कि भोजन मिल सकता है। उसी को कहेंगे सामान्य उद्दीकरण, या उसी को कहेंगे मिलते जुलते उद्दीपक। सॉरी, मिलते जुलते उद्दीपक जो है कि आपका जो है कि इसमें हम लिख सकते हैं मिलते जुलते उद्दीपक। मिलते जुलते उद्दीपक आपका यहाँ पर रखते हैं। सामान्य उद्दीकरण का मतलब हो जाता है, सामान्यीकरण का मतलब हो जाता है उद्दीपक का कि कुत्ता धीरे धीरे उद्दीपकों में विभेद करना या तुलना करना सीख जाता है। कि जो घंटी बज रही थी पावलोव की, वो घर पर अलग घंटी बज रही थी, जो मंदिर में बज रही है घंटी, वो घंटी अलग बज रही है। तो मतलब इस तरह से क्या कर देता है, उद्दीपक में भी क्या कर देता है, विभेद कर देता है। अब इसी के आधार पर हम लोग शैक्षिक महत्व देख लेते हैं कि शैक्षिक महत्व क्या है। देखिए, तो हम लोग देख लेते हैं इसके शैक्षिक महत्व क्या है। शैक्षिक महत्व देख लेते हैं। शैक्षिक महत्व में देख लेते हैं कि शैक्षिक महत्व में देख लेते हैं कि किसी भी बालक या व्यक्ति को सिखाने के उपरांत प्राथमिक उद्दीपक के अलावा द्वितीयक उद्दीपक से संबंध जोड़ा जा सकता है। यानी कि प्राथमिक उद्दीपक के अलावा द्वितीयक उद्दीपक से संबंध जोड़ा जा सकता है। प्राथमिक उद्दीपक के अलावा द्वितीयक उद्दीपक से संबंध जोड़ा जा सकता है। द्वितीयक उद्दीपक से संबंध जोड़ा जा सकता है। जोड़ा जा सकता है। सिखाने के उपरांत प्राथमिक उद्दीपक के अलावा द्वितीयक उद्दीपक से संबंध जोड़ा जा सकता है। एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि बालक को सिखाने के उपरांत यांत्रिक तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। यांत्रिक तरीकों का हम लोग थॉर्नडाइक में भी देखे थे। मतलब कि किसी एक विषय वस्तु से दूसरे विषय वस्तु को जोड़कर सिखाया जा सकता है। हम लिख सकते हैं कि एक विषय वस्तु से दूसरे विषय वस्तु से जोड़कर दूसरे विषय वस्तु से जोड़कर सिखाया जा सकता है। एक बात। दूसरी बात कि इसमें शैक्षिक में महत्व ये भी देख लिया जाता है कि पावलोव के सिद्धांत में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जहाँ पर शास्त्रीय या संगीत की बात हो जाए, जहाँ पर ध्वनि की बात हो जाए, तहाँ पर जो है कि पावलोव के सिद्धांतों को पूछ लेता है। एक बात। दूसरी बात, जैसे कभी कभी ये पूछ देता है कि जैसे और भी चीज़ें पूछ देता है सीटेट में कि मंदिर की घंटी बजना और ऐसे सर का झुक जाना, ये किस सिद्धांत से संबंधित है? पावलोव के सिद्धांत से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कि एक ध्वनि की बात हो रही है, शास्त्रीय अनुबंधन के अलावा एक ध्वनि, सुंदर मधुर ध्वनि की बात हो रही है। तो जहाँ पर मधुर ध्वनि या ध्वनि की बात होती है, वहाँ पर क्लासिकल थ्योरी का नाम आता है, यानी कि पावलोव के सिद्धांत का नाम आता है। जैसे कि मंदिर की घंटी बजने पर सर का झुक जाना, एक बात। दूसरी बात, ये कहा जा सकता है कि पावलोव के सिद्धांत में ये कहा जा सकता है कि बालक में उत्तेजना
जिसको हम लोग मनोविज्ञान की भाषा में प्रेरक भी कहते हैं, उत्तेजना या प्रेरक उत्पन्न करने का प्रमुख महत्व प्रदान करता है। उत्पन्न करने का प्रमुख महत्व प्रदान करता है। कौन सा सिद्धांत? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो इस तरह से जो है कि शैक्षिक महत्व हो जाते हैं और इस तरह से आपके जो है कि ये सिद्धांत हैं कंप्लीट हुए हैं। हम लोग जो है कि सीटेट के आधार पर इसके क्वेश्चन को जो है कि देखते हैं। खैर पूछता नहीं है सिद्धांत का नाम, लेकिन थोड़ा सा एक आधार बना के पूछता है, इसलिए हम आपको इससे बस केवल परिचय कराते हुए चल रहे हैं। और बाकी चीज़ें तो जब हमको इसको संबंधित चीज़ें पूछेगा तो बहुत सारी चीज़ें जो है कि हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। तो हम लोग नेक्स्ट इसके बाद सिद्धांत देखते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत क्या है इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट सिद्धांत में क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत में देख लेते हैं क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत ये किसका है? स्किनर का। स्किनर का सिद्धांत है, बीएफ स्किनर, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या है? इन्होंने जो है कि अपना प्रयोग किस पर किया था? इन्होंने जो है कि प्रयोग किया था चूहों पर, प्रयोग किया था चूहों पर और कबूतरों पर, सफ़ेद कबूतरों पर, चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किया था। लेकिन सबसे फेमस जो है कि इनका प्रयोग चूहों पर रहा, चूहों पर रहा। इन्होंने प्रयोग के दौरान ये क्या किया था कि एक चूहे को इस तरह से पिंजरे में बंद कर देते हैं। इस तरह पिंजरे होते हैं, इस तरह पिंजरे में चूहे को बंद कर देते हैं और इस पिंजरे के ऊपर यहाँ पर जो है कि भोजन रख देते हैं और भोजन के रूप में एक जो है कि भोजन का दाना, एक जो है कि दाना रख देते हैं, भोजन का दाना रख देते हैं या भोजन का टुकड़ा रख देते हैं। और नीचे जो है कि यहाँ पर जो है कि एक इस तरह से प्लेट होती है, इस तरह से प्लेट होती है और यहाँ पर भोजन रखा रहता है और जो है कि इसमें इस तरह से लीवर लगा रहता है और इसमें चूहा जो है कि उछल कूद करता है। इस तरह से मतलब होता है कि ये जो भोजन होता है चूहे को दिखाई नहीं देता है। ये जो भोजन होता है, ये जो भोजन होता है ये इस चूहे को दिखाई नहीं देता है, इस चूहे को दिखाई नहीं देता है, इस चूहे को दिखाई नहीं देता है, इस चूहा को दिखाई नहीं देता है। और यह चूहा अपने मन का इसमें क्या करता है? उछल कूद करता है, उछल कूद करता है। तो उछल कूद करने के दौरान, उछल कूद करता है, तो उछल कूद करने के दौरान ये क्या होता है कि इसका जो पैर है अचानक इस पर पड़ जाता है और इस पर पड़ने के बाद यहाँ से एक भोजन का टुकड़ा इस प्याले में गिरता है और चूहा उसे क्या कर देता है? प्राप्त कर देता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चूहा जो कि पहले इधर उधर भाग दौड़ करता है, भाग दौड़ करने के बाद इसके बाद जब इसका पैर इस पर पड़ता है तब भोजन को प्राप्त कर देता है। तब स्किनर इसी बात को कहते हैं कि सबसे पहले प्राणी अनुक्रिया करके उद्दीपक को प्राप्त कर देता है, यानी कि बिना अनुक्रिया को करके उद्दीपक को प्राप्त नहीं करता। यानी कि ये कहते हैं कि प्राणी जब अनुक्रिया करता है तो अनुक्रिया करने के दौरान जिस क्रिया के दौरान उसे संतोष प्राप्त होता है तो उस क्रिया की पुनरावृत्ति दोबारा करता है। तो इसीलिए स्किनर ने अपने सिद्धांत में सबसे अधिक से अधिक बल पुनर्बलन पर दिया था। ध्यान रहे, स्किनर अपने सिद्धांत में सबसे अधिक बल पुनर्बलन पर दिया था, ना कि पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया था, हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। लेकिन स्किनर ने जो है कि अपने सिद्धांत में सबसे ज़्यादा बल पुनर्बलन पर दिया था। हम लिख सकते हैं कि स्किनर ने अपने इस सिद्धांत को अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत बताया। अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत बताया। स्किनर ने जो है कि अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत बताया। अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत बताया। अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत बताया। क्यों?
क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले प्राणी अनुक्रिया करता है, अनुक्रिया करने के दौरान जो विभिन्न प्रकार की क्रिया करता है, उसमें किसी क्रिया के दौरान जिस क्रिया में संतोष प्राप्त होता है उसी क्रिया के आधार पर वो दोबारा उसकी पुनरावृत्ति करता है और अपने अधिगम को प्राप्त करता है। इसीलिए इस इंग्लिश में इसे हम लोग रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी के नाम से जानते हैं, यानी कि RS थ्योरी के नाम से जानते हैं और थांडाई के SR थ्योरी के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यानी कि ये कहते हैं कि चूहा जैसे विभिन्न क्रिया के दौरान, चूहा यहाँ पर विभिन्न क्रिया के दौरान जो कि जिस क्रिया में उसे संतोष प्राप्त हुआ, जिस क्रिया में संतोष प्राप्त हुआ उसकी पुनरावृत्ति बार बार किया, और जिस क्रिया में उसे असंतोष प्राप्त हुआ उसके पुनरावृत्ति वो नहीं किया। यानी कि धीरे धीरे चूहा भी सीख गया कि कुंडी पर पैर मारने से या कुंडी पर खरोच मारने से हमें भोजन कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, उद्दीपक की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो अधिगम होता है उस अधिगम के दौरान उस अधिगम का मेन केंद्र बिंदु पुनर्बलन होता है। तो इन्हें हम लिख सकते हैं कि स्किनर ने अपने सिद्धांत में सर्वाधिक बल किस पर दिया? पुनर्बलन पर। किस पर दिया? पुनर्बलन पर। और पुनर्बलन उन्होंने 2 रूपों में बताए। पुनर्बलन उन्होंने कितने रूपों में बताए? 2 रूपों में बताए। किस रूप में? कि प्राणी जब विभिन्न प्रकार की क्रिया करता है तो क्रिया करके उद्दीपक को क्या कर देता है? प्राप्त कर देता है। लेकिन वह क्रिया वही करता है जिस क्रिया में संतोष प्राप्त होता है, उस क्रिया को वो नहीं करता जिसमें असंतोष प्राप्त होता है। तो इसीलिए स्किनर ने पुनर्बलन के 2 प्रकार बताए। उन्होंने कहा कि पुनर्बलन 2 प्रकार के होते हैं। एक पुनर्बलन सकारात्मक पुनर्बलन होता है और एक पुनर्बलन नकारात्मक पुनर्बलन होता है। सकारात्मक पुनर्बलन और एक पुनर्बलन नकारात्मक पुनर्बलन। देखिए इसमें है क्या कि ये जो सिद्धांत है ना, थांडाई का जो मुख्य नियम है, मुख्य नियम में जो प्रभाव का नियम है, संतोष असंतोष का नियम है, उसी नियम पर आधारित यह सिद्धांत स्किनर ने बस अपने सिद्धांत में पुनर्बलन पर क्या कर दिया है? बल दिया है कि जो अधिगम की प्रक्रिया होती है तो वह अधिगम का केंद्र बिंदु पुनर्बलन होता है, ना कि उद्दीपक होता है। यहाँ पर वो उद्दीपक की चर्चा जो है कि बाद में करते हैं। यानी कि यहाँ तक कहा जाए कि थांडाई के सिद्धांत का स्किनर विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि अधिगम जो है कि अधिगम की प्रक्रिया पुनर्बलन के रूप में होती है, ना कि उद्दीपक के रूप में होती है। तो उसी को उन्होंने कहा सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन। कहने का मतलब जिस क्रिया में प्राणी को संतोष प्राप्त होता है, जिस क्रिया में प्राणी को संतोष प्राप्त होता है, उस क्रिया की पुनरावृत्ति प्राणी बार बार करता है। संतोष प्राप्त होता है या जिस क्रिया में प्राणी को सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त होता है उसकी पुनरावृत्ति प्राणी बार बार करता है। उसकी पुनरावृत्ति प्राणी बार बार करता है। उसकी पुनरावृत्ति प्राणी क्या करता है? बार बार करता है, है ना। जिस क्रिया में प्राणी को संतोष प्राप्त होता है या जिस क्रिया में प्राणी के सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त होते हैं उसकी पुनरावृत्ति प्राणी क्या करता है? बार बार करता है, और बार बार करके अपने उद्दीपक को क्या कर देता है? प्राप्त कर देता है। फिर इसके बाद नकारात्मक पुनर्बलन बताते हैं कि जिस क्रिया में या जिस पुनर्बलन में नकारात्मक की प्रवृत्ति होती है, जिस क्रिया में लिख सकते हैं हम लोग कि जिस क्रिया में असंतोष या नकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त होता है, पुनर्बलन प्राप्त होता है, उसकी पुनरावृत्ति
उसकी पुनरावृत्ति प्राणी नहीं करता, उसकी पुनरावृत्ति प्राणी नहीं करता। जैसे एक चूहा इधर उधर घूम रहा था, इसे नकारात्मक पुनर्वजन प्राप्त हो रहे थे। जब यह कुंडी पर पैर मारना सीख गया और यहाँ से पैर मारने से उसे यह भोजन अदीप्त रूप में जो रखा गया था वो भोजन जो है कि प्राप्त होता है, तो यह चूहा सीख जाता है कि हमें केवल यहीं पर जो है कि पैर मारने हैं जिससे हमें भोजन मिलेगा, यानी कि उस वजह से सकारात्मक उसकी पुनरावृत्ति होती है। तो इस प्रकार से जो है कि स्किनर का जो है कि सिद्धांत जो है कि पुनर्वजन पर बल देकर अधिगम की प्राप्ति कराता है, उद्दीपक की प्राप्ति कराता है। यानी कि स्किनर ने अपने सिद्धांत में अनुक्रिया पर बल दिया है, सबसे ज़्यादा अनुक्रिया पर बल दिया है, और उस अनुक्रिया में अधिगम को जो है कि केंद्र बिंदु पुनर्वजन को माना है। बस इतनी सी बातें हमें याद रखनी है। और एक बात याद रखनी है कि दो पुनर्वजन बताए, सकारात्मक पुनर्वजन और नकारात्मक पुनर्वजन। इसके उपरांत ये भी बताते हैं कि पुनर्वजन सतत और असतत दोनों रूप में होता है, सतत और असतत। एक जो है कि सतत पुनर्वजन में और एक जो है कि असतत पुनर्वजन के रूप में जो है कि होता है। यानी कि लगातार पुनर्वजन दिए जाने वाली प्रक्रिया के आधार पर प्राणी उसी के अनुरूप अनुक्रिया करता है, और जिस पुनर्वजन में रुक या कम समय पर जो है कि पुनर्वजन दिया जाता है, तो उसी के आधार पर प्राणी क्रिया करता है। ये तमाम तरह की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन इसके आधार पर जो है कि हम लोग शैक्षिक महत्व देख लेते हैं कि इसके शैक्षिक महत्व क्या है। तो हम लोग देख लेते हैं, शैक्षिक महत्व भी देख लेते हैं। शैक्षिक महत्व में क्या है कि इसी सिद्धांत पर जो है कि थार्नाइट ने जो है कि अभिक्रमित अनुदेशन का पालन किया था। यदि देखा जाए तो इस सिद्धांत के आधार पर ही जो शैक्षिक विधियां हैं, कुछ शैक्षिक विधियां भी जो है कि दी गई हैं। जैसे स्किनर का जो है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के आधार पर अभिक्रमित अनुदेशन विधि को दिया गया है। हम लिख सकते हैं शैक्षिक महत्व में लिख सकते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन इसी सिद्धांत पर आधारित है। ये एक प्रकार की विधि है। जब कभी हम लोग विधियां पढ़ेंगे तो जो है कि इसको जो है कि हम लोग देख लेंगे। अभिक्रमित अनुदेशन इसी सिद्धांत पर आधारित है। और भी लिख सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां, मनोवैज्ञानिक पद्धतियां, मनोवैज्ञानिक शिक्षण देख सकते हैं। मनोवैज्ञानिक शिक्षण इस सिद्धांत का अनुसरण करता है, और भी लिख सकते हैं इसमें कि यह सामान्य बालकों के सीखने में सहायक है। यह सामान्य बालकों के सीखने में सहायक है। सामान्य बालकों के सीखने में क्या है? सहायक है। सामान्य बालकों को सीखने में सहायक है। एक बात। दूसरी बात कि व्यक्ति अनुक्रिया के दौरान पहले अनुक्रिया करता है, बालक अनुक्रिया के दौरान उद्देश्य की प्राप्ति कराता है। यानी कि बालक अभ्यास करके लिख सकते हैं कि बालक अभ्यास या अनुक्रिया करके, बालक को अभ्यास या अनुक्रिया कराकर उद्देश्य क्या किया जाता है? प्राप्ति किया जाता है भी ऐसा कि सबसे पहले हम लोग मेहनत करते हैं, अभ्यास करते हैं। जैसे हम लोग अब सीटेट के लिए पहले अभ्यास करेंगे तभी तो हमें सीटेट की मार्कशीट मिलेगी। पहले हम उसके अनुरूप
क्रिया करेंगे, कर्म करेंगे, तभी तो हमें सीटेट का रिजल्ट या परिणाम एक पुनर्वजन के रूप में मिलेगा। यदि हम अनुक्रिया ही नहीं करेंगे उसके अनुरूप, तो हमें जो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम किस तरह से मिलेगा। कभी कभी चीज़ें अद्वितीय रूप में, लेकिन चीज़ें अद्वितीय रूप में होनी चाहिए। इस तरह जो है कि सिद्धांत जो है कि सिद्धांत शैक्षिक महत्व हो जाते हैं। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्लार्क-हॉल का। क्लार्क-हॉल का देख लेते हैं कि क्लार्क-हॉल का जो है कि सिद्धांत क्या है। क्योंकि पुनर्वजन की चर्चा हो गई है, तो पुनर्वजन की चर्चा के आधार पर हम लोग क्लार्क-हॉल को देख लेते हैं कि क्लार्क-हॉल का क्या है। देखिए, क्लार्क-हॉल के सिद्धांत का नाम है पुनर्वजन का सिद्धांत। याद रहे, पुनर्वजन का सर्वाधिक प्रयोग अपने सिद्धांत में करने वाले मनोवैज्ञानिक स्किनर हैं, लेकिन पुनर्वजन सिद्धांत को देने वाले मनोवैज्ञानिक क्लार्क-हॉल हैं। पुनर्वजन का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं क्लार्क-हॉल। CL हॉल या क्लार्क-हॉल। ये अपने सिद्धांत में, पुनर्वजन के सिद्धांत में ये कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी जो अधिगम करता है या अनुक्रिया करता है, तो वह अपनी आवश्यकता की कमी की पूर्ति के लिए ही अधिगम करता है या कोई न कोई क्रिया करता है। बिना आवश्यकता की कमी की पूर्ति के लिए कोई भी प्राणी अधिगम नहीं करता है। यानी कि जब तक हमें कोई आवश्यकता नहीं होगी, तब तक हम कोई क्रिया करेंगे नहीं करेंगे, हम अधिगम करेंगे नहीं करेंगे। हमारी आवश्यकता ही नहीं होती। यदि हमें अच्छा खाने, पहनने, रहने की आवश्यकता नहीं होती, तो क्या हम नौकरी के पीछे दौड़ते? नहीं दौड़ते। ना सीटेट के पीछे दौड़ते, ना हम जो है कि इस तरह की चीज़ों को पढ़ते, ना जो है कि उसके नियम को समझते। लेकिन हमें उसकी आवश्यकता है, इसीलिए कहते हैं, इसीलिए अपने सिद्धांत में कहते हैं कि आवश्यकता की कमी के लिए, इसीलिए अपने सिद्धांत में कहते हैं कि आवश्यकता की कमी के लिए, आवश्यकता की कमी की यहाँ पर ऐसे डैश के, आवश्यकता की कमी की पूर्ति के लिए किया गया कार्य। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति आवश्यकता की कमी के पूर्ति के लिए कार्य करता है, और जब व्यक्ति आवश्यकता की कमी की पूर्ति के लिए कार्य करता है, तो उसको व्यक्ति को पुनर्वजन प्राप्त होता है। और यह पुनर्वजन स्किनर ने जैसे अपने सिद्धांत में दिया, सकारात्मक, नकारात्मक, उसके अनुरूप जो है कि चीज़ें हो जाती हैं सकारात्मक या नकारात्मक, है ना। चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि प्रत्येक प्राणी जो है कि आवश्यकता की कमी की पूर्ति के लिए करता है। यानी कि देखिए, आवश्यकता की कमी के लिए व्यक्ति अनेक प्रकार की, विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया करता है। विभिन्न क्या करता है? अनुक्रिया करता है। विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया करता है। तो ये विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया के दौरान जिस क्रिया में व्यक्ति को संतोष प्राप्त होता है, देखिए ये भी सिद्धांत थार्नडाइक के और पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। क्लार्क-हॉल ने भी थार्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत पर अपना सिद्धांत दिया था, और स्किनर ने जो है कि थार्नडाइक के प्रभाव के नियम के सिद्धांत के आधार पर दिया था। लेकिन सिद्धांत किसका था? क्लार्क-हॉल का। ये कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया करता है, तो विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया के दौरान व्यक्ति को दो प्रकार के पुनर्वजन प्राप्त होते हैं। यानी कि पुनर्वजन की प्राप्ति होती है। पुनर्वजन की क्या होती है? प्राप्ति होती है। पुनर्वजन की प्राप्ति होती है। विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया के दौरान पुनर्वजन की प्राप्ति होती है, और यह पुनर्वजन दो रूप में होती हैं। एक पुनर्वजन अभी आपने देखा, सकारात्मक पुनर्वजन, और एक पुनर्वजन नकारात्मक पुनर्वजन। सकारात्मक पुनर्वजन और एक पुनर्वजन नकारात्मक पुनर्वजन। सकारात्मक पुनर्वजन और नकारात्मक पुनर्वजन। देखिए,
ध्यान से समझिएगा चीज़ें, बस अंतर यही है कि क्लार्क ने अपने सिद्धांत में जो है कि पुनर्भरण का सिद्धांत दिया और स्किनर ने अपने सिद्धांत में पुनर्भरण पर बल दिया सर्वाधिक। देखिए, प्रत्येक प्राणी की कुछ मूलभूत आवश्यकता होती हैं। आप अभी प्रेरणा में पढ़े होंगे, जैसे क्या उसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। क्लार्क के अनुसार भोजन की आवश्यकता होगी। जब भोजन की आवश्यकता होगी तो प्राणी को क्या लगेगी, भूख लगेगी। जब भूख लगेगी तो प्राणी उसके उपरांत तनाव में होगा, यानी कि प्राणी इसके उपरांत तनाव में होगा। यह तनाव एक प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे। जब प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे तो यही प्रेरक व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया करने की ये क्या करता है, बाध्य करता है। यही प्रेरक विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया करने के लिए बाध्य करता है। तो प्राणी इस तरह से विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया करता है तो पुनर्भरण की प्राप्ति होती है। और वो भी किस पुनर्भरण की, सकारात्मक पुनर्भरण की और नकारात्मक पुनर्भरण की। तो जिस पुनर्भरण में प्राणी को ये प्रेरक शांत होते हैं, ये तनाव, जो भूख जो शांत करती है, जो भूख शांत करती है, जिससे प्राणी को यहाँ पर संतोष प्राप्त होता है, तो वह पुनर्भरण किस रूप में हो जाता है, सकारात्मक पुनर्भरण में। और जिससे इस प्रेरक या तनाव को यह शांत नहीं करता, यानी कि यह शांत नहीं करता। और नहीं तो यह, तो जैसे अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर शांत या संतोष प्रदान करता है, यानी कि यह प्रेरक को शांत करता है या संतोष प्रदान करता है, सकारात्मक पुनर्भरण। उसी तरह नकारात्मक पुनर्भरण में जो प्रेरक को तनाव को शांत नहीं करता, प्रेरक या तनाव को शांत नहीं करता या असंतोष प्रदान करता है, तो वह कौन सा पुनर्भरण होता है, नकारात्मक पुनर्भरण। असंतोष प्रदान करता है तो वह कौन सा होता है, नकारात्मक पुनर्भरण होता है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि ऐसा पुनर्भरण जो प्राणी के, यानी कि क्रिया के दौरान, व्यक्ति को क्रिया के दौरान या अभ्यास के दौरान व्यक्ति के जो प्रेरक होते हैं, यानी कि बालक के या व्यक्ति के प्रेरक होते हैं, व्यक्ति के प्रेरक संतोषजनक प्राप्त होते हैं, तो वह किस प्रकार का पुनर्भरण होता है, सकारात्मक पुनर्भरण। यदि क्रिया के दौरान व्यक्ति के जो प्रेरक होते हैं या क्रिया के दौरान व्यक्ति को असंतोष प्राप्त होता है, तो व्यक्ति को कौन सा पुनर्भरण प्राप्त होता है, नकारात्मक पुनर्भरण प्राप्त होता है। यानी कि व्यक्ति इससे प्रभावित होकर कार्य करता है। हम इसके शैक्षिक महत्व को देख लेते हैं कि इसके शैक्षिक महत्व क्या है। शैक्षिक महत्व के आधार पर हम लोग देख लेते हैं कि बालकों में एक सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। किसके माध्यम से, सकारात्मक पुनर्भरण के माध्यम से। हम लिख सकते हैं कि सकारात्मक पुनर्भरण के माध्यम से शैक्षिक दृष्टिकोण या सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। इस सिद्धांत के माध्यम से सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। उत्पन्न किया जा सकता है।